नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। झारखंड में 7, असम में दूरी, सियासत का ये रिश्ता आखिर किस मजबूरी से जुड़ा है? एक तरफ झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की मजबूत साझेदारी है, दोनों दल मिलकर सत्ता चला रहे हैं। फर्क विचारधारा का है या राजनीतिक जमीन और वोट बैंक की मजबूरी? क्या गठबंधन अब सिद्धांतों से नहीं बल्कि परिस्थितियों से तय हो रहे हैं? क्या राज्य बदलते ही दोस्ती और दुश्मनी के मायने भी बदल जाते हैं? आखिर क्यों झारखंड में साथ चलने वाले कदम असम में अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े? और ये रणनीतिक चतुराई है या फिर अंदर खाने चल रही कोई सियासी खींचतान? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता के सामने जो तस्वीर पेश की जा रही है वो असली है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं अपना पक्ष रखने के लिए, उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी से प्रदीप सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से रियाज अहमद। और मेरा पहला सवाल रियाज जी आपसे रहेगा कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है? एक तरफ दोस्ती का वादा निभाते हुए आप लोग साथ चल रहे हैं, दूसरी तरफ आपस में ही लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कशिश न्यूज में बहुत धन्यवाद। लड़ाई तो हम लोगों के बीच कुछ मुद्दे बात हुई है और आदमी रहते हैं तो झगड़े थोड़ी बहुत हो ही जाती है। हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है कि हम लोगों के बीच में कहीं कुछ लड़ाई हुई है। कहीं सिद्धांतिक तौर पे कोई अनबन है या सिद्धांतिक तौर पे हमारी सिद्धांत अलग है, उनके सिद्धांत अलग है, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो हम लोगों के बीच में वेल एंड गुड है, कहीं कोई किंतु और परंतु नहीं है। तो होती है वो हर घर में होती है और ये कोई बंधन में थोड़ी बहुत तो होती ही है। नहीं रियाज जी, सब कुछ अगर वेल एंड गुड है, सब कुछ ठीक है, तो फिर साथ मिलकर क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग असम में? अलग है, हम लोगों के बीच में बात हुई, उनका कुछ बात अपनी ओर से रखे, हम लोग दोनों के बीच में तालमेल नहीं हो पाई असम में। तो अब ये असम में तालमेल नहीं होने की वजह ये कह सकते हैं कि झारखंड में असम में भी जाइएगा जो हम मुद्दे उठाए हैं, मुद्दे तो उठाए नहीं है। हाँ, रहे थे तो वहां पर जम के जो यहाँ से प्लान करके वहां गए हैं बहुत बरसों पहले, तो शायद कुछ अलग मुद्दे तो थे नहीं, सेम मुद्दे थे। हमारे जो मुद्दे थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुद्दे थे, उसी मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। ठीक है, यानी आप ये मान रहे हैं कि कुछ बातों पर आपसी सहमति नहीं बन पाई और यही वजह है कि हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदीप सिन्हा जी, देखिए, एक तरफ महागठबंधन आपसी तालमेल की बात कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ असम में अलग अलग चुनाव लड़ने के क्या मायने हैं? देखिए, जहाँ तक आपसी तालमेल की बात है, मैं समझता हूँ कि कोई 10 दिन पहले जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने कांग्रेस के बाद कहा था कि ये विषैला सांप है, मैं समझता हूँ कि तलखी उसके बाद से ही बढ़ी है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी सहित अन्य मंत्रियों ने वर्तमान सरकार के क्रियाकलाप पर आरोप लगाए, बालू तस्करी के आरोप लगाए गए, तो मैं समझता हूँ कि जो गठबंधन है वो बहुत सहजता के साथ नहीं चल रही है, मजबूरी में साथ है। क्योंकि जनता ने मैंडेट तो दे दिया लेकिन दिल नहीं मिल पा रहे हैं। अब असम में जाकर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। इंडिया अलायंस का कोई आप कह सकते हैं कि इसी तरह का उनका टेस्ट ही इसी तरह का है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से चुनाव लड़ते हैं। अभी बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में भी इंडिया कांग्रेस जो है तृणमूल के खिलाफ का चुनाव लड़ रही है। इसलिए इस पर आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए कि सिर्फ दिखावे के लिए ये लोकसभा चुनाव के समय एक हो जाते हैं, लेकिन बाकी राज्यों में जब अपना अपना इंटरेस्ट आता है
तो ये किसी के खिलाफ बोलने से परहेज भी नहीं करते, ना लड़ने से परहेज करते हैं। इसलिए देश की जनता भी समझ चुकी है कि ये स्वार्थी गठबंधन है, मौका परस्त है और सिर्फ चुनावों के लिए साथ आता है, और बाकी समय जो इनके क्रियाकलाप हैं वो जनता के पैमाने पर खड़े नहीं उतरते हैं। इसलिए जनता इनको रिजेक्ट भी करती है लोकसभा के चुनाव में। स्टेट में जो हालात हैं आप समझ सकते हैं कि स्वयं प्रदीप यादव जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में, उन्होंने कहा कि बालू की तस्करी जिस तरह से हो रही है वो अलार्मिंग है। तो सरकार के प्रवक्ताओं को बताना चाहिए कि बालू की तस्करी हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता इस बात की शिकायत करे तो सरकार में जो शामिल दल है वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनर्गल आरोप लगा रही है। लेकिन अब तो कांग्रेस के लोग स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि बालू की तस्करी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी स्थिति में नहीं है, अन्य आरोप लगाए गए। इस पर तो सरकारी पक्ष को अब जवाब देने की जरूरत है। ठीक है, रियाज अहमद जी, सुना आपने। प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि ये आपसी तालमेल नहीं है, आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं है, और यही वजह कि इस तरह की परिस्थिति बन रही है कि झारखंड में एक तरफ साथ साथ होने की बात आप कह रहे हैं और साथ में सरकार चला भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ असम में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, जी रियाज जी, कैसे जवाब दीजिएगा इस आरोप का कि एक तरफ झारखंड में एक साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे से ही लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं असम में? सबसे पहले मैं अपने साथी मित्र को बताना चाहता हूं, कम से कम हमारी जो साथ को तोड़ देते हैं। जिस तरह से बिहार में एलजेपी का हाल किए, जिस तरह महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना का हाल किए, तो किसी से छुपा नहीं हुआ है। शिवसेना आपको बरसों बरस का साथी था, उसका हाल क्या किए? ठाकरे जी को अलग करके दूसरी पार्टी बना दिए, एनसीपी को, शरद पवार को तोड़ के अलग पार्टी बना दिए। यहाँ एलजेपी चाचा को तो जब तक जरूरत था तो चाचा को साथ में रखे, जब जरूरत खत्म हो गया तो भतीजा को आगे लेके आ गए। तो आपका नीति और नियत सब पूरा देश देख रहा है। आपने जो वादे किए थे वो उन वादों को तो आपने पूरा किया नहीं। 2 करोड़ नौकरी हो, स्मार्ट सिटी हो, चाहे बेरोजगारी का जो स्थिति हो, चाहे महंगाई का जो आप लंबी लंबी फेंके थे, तो आप किसी चीज में खड़े नहीं उतरे। अरे भाई, हम लोग तो जो शासन चलाए हमारे अनुसार ही आप चला के दिखाइए ना। आपने जितने वादे किए उसमें से कितने को पूरा किया? तो आपका गठबंधन जो है वो दिखता है, इसलिए आपकी और हमारी तुलना नहीं हो सकती है। हम लोग साथ में रह के कम से कम बात करते हैं एक दूसरे, कोई किसी की हर चीजों पे सहमति बने, ऐसा जरूरी रियाजी, लेकिन ये खुले तौर पर दिख तो रहा है ना। अब आप कह रहे हैं कि हमारी बातचीत होती है, आपसी तालमेल है हमारे बीच, लेकिन ये तालमेल असम में क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर कोई आपसी मतभेद था, कोई मनमुटाव था, उसे बैठकर दूर किया जाता ना, या फिर अकेले आप लोग चुनाव लड़ते? यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने आपने अपने कैंडिडेट को उतारा है असम में। नहीं, मनमुटाव नहीं था, सीटों की भागीदारी नहीं हो पाई, कह सकते हम लोग दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां चुनाव अकेले लड़ने के लिए, या उनके जो वो उन्होंने जो वादे अपने साथ में जो जिन लोगों को रखा था उन लोग के साथ वो जाके चुनाव लड़ी। वो तो कुछ था नहीं। हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को ऑफर भी किया था, लेकिन एक जो सीमा था उनसे बढ़ के वो उनका डिमांड था, तो शायद हम वो पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, आप ये बता रहे हैं कि जो डिमांड की गई जेएमएम की तरफ से वो पूरा करने वाला नहीं था, और यही वजह है कि चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। प्रदीप सिन्हा जी, सुना आपने, रियाज अहमद सीधे सीधे बता रहे हैं कि कुछ डिमांड रखी गई थी जेएमएम की तरफ से जिसे पूरा नहीं कर पाई है कांग्रेस असम में। बिहार चुनाव जब हो रहा था तब तो जेएमएम ने सिर्फ 6 सीटें मांगी थी, वो भी जो सीमावर्ती इलाके हैं झारखंड से सटे हुए, वहां की सीटें मांगी थी। तब आरजेडी और कांग्रेस ने कौन सा जेएमएम को सीट दे दिया था? तो एक बात इनको याद रखना चाहिए कि ये स्वार्थी गठबंधन है। अगर दिल्ली में चुनाव हो तो एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है, आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है। सिर्फ लोकसभा चुनाव के समय मजबूरी वश से साथ होते हैं, क्योंकि मुकाबला नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत से होता है। और राज्यों में जब अपना स्वार्थ आता है तो फिर ये सब कुछ भूल जाते हैं, निजी स्वार्थ हावी हो जाता है।
और जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जरा उनसे आप ही पूछ लीजिए रश्मि जी कि वो विषैला सांप हैं या नहीं है, क्योंकि ये तो उनके सहयोगी ने कहा है। पहले उनसे ये सवाल का जवाब ले लीजिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल इस सवाल का हम जवाब लेंगे। और हमारे साथ रियाज अहमद कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए और प्रदीप सिन्हा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज का मुद्दा है असम में 126 सीट वाले विधानसभा चुनाव की, जहां एक तरफ कांग्रेस और जेएमएम आमने सामने ही अपने प्रत्याशियों को उतारकर चुनावी मैदान में है। और ऐसे में इस पर आखिर क्यों मंथन किया जा रहा है, राय लिए जा रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ धीरज दुबे भी जुड़ चुके हैं, जेएमएम का पक्ष रखेंगे। प्रदीप सिन्हा हमारे साथ बने हुए हैं और रियाज अहमद है। देखिए रियाज जी, प्रदीप सिन्हा ने ब्रेक से पहले विषैला सांप कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विषैला सांप है, और इसका जवाब उन्होंने कहा कि हम आपसे ले कि क्या कांग्रेस विषैला सांप है या नहीं। पहले तो इसका जवाब आप दीजिए। देखिए, हमारी घरों में जो बातें हुई थी, बातें खत्म हो गई। इसको एजेंडा बनाना ठीक बात नहीं, पहला। दूसरा, ये बताएं कि डिप्टी सीएम जो मुख्यमंत्री बने थे माननीय हेमंत सोरेन जी, वो किनके कार्यकाल में बने थे? बीजेपी के कार्यकाल में बने थे। बीजेपी 2.5 साल वाले शर्त में तो अर्जुन मुंडा पहले मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद जब इनका 2.5 साल खत्म हो गया, तो वो जब हेमंत सोरेन जी बोला कि हमारा भाई 2.5 साल आप दे दीजिए, तो इन्होंने वो 2.5 साल नहीं दिया। तो धोखेबाज पार्टी कौन है, कौन अलायंस तोड़ना जानती है, कौन कैसे स्वार्थ की राजनीति करती है, ये भारतीय जनता पार्टी हमें ना सिखाए। और हमारी घर की बात ने अगर कुछ बात को बोल दिया तो वो बात खत्म हो गई। हम लोगों ने आपस में उसको अपनी सहमति से ठीक कर लिया है। तो इसमें किसी दूसरे को, ये हमारी घर की बात खत्म हो गई, इसमें दूसरे को बहुत इंटरेस्ट देने की बहुत जरूरत नहीं है। और हमको मेरे ख्याल से अब ऐसी बातें दोबारा नहीं आएंगी। ठीक है, घर की बातें हैं, लेकिन घर की बातें खुले तौर पर और खुले मंच पर नहीं होती है। धीरज दुबे जी, ये एकला चलो की राह पर आखिर क्यों असम में आप लोग नजर आ रहे हैं, और क्या डिमांड की गई? क्योंकि जब रियाज अहमद से हमने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि जेएमएम की तरफ से कुछ डिमांड की गई थी, जिसे हमने पूरा नहीं किया, और यही वजह है कि आप लोग अलग वहां चुनाव लड़ रहे हैं। धीरज दुबे जी, धीरज दुबे जी, मेरा सवाल आपसे है कि आखिर एकला चलो की नौबत क्यों आई है असम में? चलिए ठीक है, धीरज दुबे जी से हम जुड़ेंगे। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी बने हुए हैं। प्रदीप सिन्हा जी, देखिए रियाज अहमद ने बताया है कि ये घर की बात है और इसे घर में रहना चाहिए, हम आपस में मिल बैठकर इसे ठीक कर चुके हैं, किसी और को इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए मान लेते हैं उनकी बात को, लेकिन इससे संदेश गलत जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि राज्य की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी को पूर्ण बहुमत दिया, तो उनका व्यवहार भी गठबंधन के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन जो तलखियां बीच बीच में दिखती है, उसके आधार पर मैंने टिप्पणी की थी। अब रही बात अलग अलग चुनाव लड़ने की, तो मैं समझता हूँ अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी प्रवक्ता आ गए हैं धीरज जी, वो इन बातों का अच्छे से जवाब देंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने जो कांग्रेस के बारे में बातें कही थी, वो चैप्टर क्लोज हो गया, या फिर उनके प्रभारी महोदय या फिर प्रदीप यादव जो सदन में नेता हैं कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने जो आरोप लगाए, उन सारी चीज़ों का पटाक्षेप हो गया। क्योंकि राज्य की जनता तो उन्हीं चीज़ों से देखती और परखती है कि आखिर गठबंधन का स्वरूप कैसा चल रहा है, जिस पर हमने भरोसा जताया वो ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर आप एक दूसरे पर ही कीचड़ उछालना शुरू करेंगे, भारतीय जनता पार्टी तो मान लीजिए स्वाभाविक रूप से विपक्ष में है। अगर हम कोई सवाल करते हैं तो जनता भी समझती है कि विपक्ष में होने के नाते ये सवाल किया जा रहा है। लेकिन अगर आपस के ही लोग सवाल करने लगे तो निश्चित रूप से सवाल उठता है। ठीक है, प्रदीप सिन्हा जी, क्या लग रहा है आपको, जेएमएम के आने से, हेमंत सोरेन के आने से असम में हिमंता विश्व शर्मा पर असर पड़ सकता है, आप लोगों को नुकसान पहुंच सकता है? क्योंकि झारखंड में भी जब हेमंता बनाम हेमंत सोरेन हुआ था तो यहां हेमंत सोरेन ने जीत हासिल की थी। देखिए, मैं समझता हूं कि वहां जिस तरह से सरकार ने 10 साल में काम किया, पहले सर्बानंद सोनोवाल ने, अब जाकर हिमंता विश्व शर्मा ने, तो वो सारे मुद्दे
जो एक लंबे समय से वहां के लोगों को प्रभावित कर रहा था, उस पर बेहतर ढंग से काम किया गया, चाहे ट्री टाइप्स का मामला हो या फिर अन्य डेवलपमेंट के काम हो। तो उन चीज़ों को जिस तरह से एड्रेस किया गया, तो मैं समझता हूँ वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं। और भावनात्मक मुद्दे जाकर उठाना और सिर्फ आदिवासियों की बात करना, वहाँ बाकी समाज की बात ना करना, मैं समझता हूँ कि लोग भी समझ रहे हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक होकर आप अगर सवाल पूछते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव नजर आता है। और भारतीय जनता पार्टी उसका काउंटर भी अच्छे ढंग से किया है। अब चूंकि कल मतदान है, देखने वाली बात होगी कि मतदान के पश्चात जब मतगणना होगी तब क्या परिणाम आते हैं, और उस वक्त आकलन करने में मैं समझता हूँ ज्यादा सटीकता भी होगी, आसानी भी होगी। चलिए ठीक है, धीरज दुबे जी, आखिर ये एकला चलो की नौबत क्यों आई है असम में? देखिए, हमने बहुत पहले तय किया था कि असम में हम चुनाव लड़ेंगे। वहाँ के आदिवासी के समूह जो वहाँ नेतृत्व करते हैं, अलग अलग संगठन के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आकर मुलाकात की थी और उन्होंने तीसरे विकल्प की बात की थी, उन्होंने प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी और इसी के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां मजबूती से चुनाव लड़ा और हम 21 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारे। दुर्भाग्यवश 18 सीट पर ही हम चुनाव लड़ पाए, लेकिन जो जहां भी हमने चुनाव लड़ा वहां मजबूती से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशी के लिए दमखम दिखाया। और आज स्थिति वहां थी कि जो वहां के अनुसूचित जनजाति हैं उनको एसटी का दर्जा नहीं है, हम उसका मांग कर रहे हैं। लोग उस मुद्दे पे हमें समर्थन दिए। चाय बागान में काम करने वाले दिहाड़ी को 250 रुपए दिया जाता है। ये मिनिमम मजदूरी, मतलब आप देखा जाए तो जो श्रम नियोजन विभाग का आंकड़ा है उसके हिसाब से भी ये मजदूरी बहुत कम है। तो इसको बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने मांग किया है और इस मामले पर वहां चाय बागान में काम करने वाले कामगारों ने हमें अपना समर्थन देने का मन बनाया है और इसका परिणाम जो है जब चुनाव का परिणाम आएगा तो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैया समान योजना चला रहे हैं और वहां की स्थिति है कि वहां पे वो कोरुनोडोई योजना चलाते हैं जिसमें 1250 रुपए महिलाओं को दिया जाता है, वो भी एक परिवार के एक मुखिया को दिया जाता है। तो झामुमो तो उससे बेहतर झारखंड में कर रही है कि हम हर परिवार में जितनी महिलाएं 18 वर्ष से ऊपर की हैं उनको 2500 रुपए महीना देने का काम करते हैं। तो ऐसे तुलनात्मक भी जाया जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास बेहतर विजन है, हमारी बेहतर कार्यशैली है और अच्छा नेतृत्व हमने झारखंड में दिया है। यहाँ के मूलवासियों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ झारखंडियों के लिए जो काम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है, असम के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जिनको कांग्रेस से लाया गया है, अभी तो भाजपा के लोग ही त्राहिमाम कर रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोगों को शामिल कराते हैं भाजपा में और उनको वासी पाउडर से धुलाई करके बोलते हैं कि बहुत बड़े। धीरज दुबे जी, अगर आपके विजन इतने अच्छे हैं तो साथ मिलकर क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? साथ मिलकर लड़ते तो ज्यादा फायदा होता ना असम में। मैडम, साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रयास हमने बिहार में किया था और बिहार में करने के बाद जो है हमें आप सबने देखा कि हम लोगों को उसका परिणाम नकारात्मक मिला। तो असम में भी हमने प्रयास किया, अगर सफल हो जाता तो साथ लड़ते, नहीं सफल हुआ तो हम इंतजार करेंगे, नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय लिए। नहीं, लेकिन रियाज अहमद अभी बता रहे थे कि आप लोगों की तरफ से कुछ डिमांड लिस्ट रखी गई थी, क्या थी वो डिमांड लिस्ट? नहीं, ये डिमांड लिस्ट इनको ज्यादा पता होगा, हमारे तरफ से कोई डिमांड लिस्ट नहीं रखी गई थी। लेकिन अगर 2 दिन पहले चला जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है बिहार की, जिसके नेता चिराग पासवान जी हैं, उन्होंने तो ऐलान किया कि हम यूपी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो वो भी गठबंधन दल, घटक दल है एनडीए के। तो ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर पार्टी को ये आजादी है कि वो कहीं जाकर चुनाव लड़ सकते हैं और उसी के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में गया, चुनाव लड़ा। तो हमारी लड़ाई लड़ने से तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होगी ही। ठीक है, रियाज अहमद जी जवाब दीजिए इसका। पहले तो ये बताइए कि कितनी ऐसी सीटें हैं जहां आप दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा है? कितनी ऐसी सीटें हैं जहां ये फाइट हमें देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोग सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं असम में और अच्छा रिजल्ट आएगा। जिस तरह से हेमंत विश्वकर्मा का, वहां के चीफ मिनिस्टर का 52,000 करोड़ का जो हमारे मीडिया के जो चेयरमैन है पवन खेड़ा ने, उनके खिलाफ में उनकी पत्नी जो है रिंकी भूइया शर्मा का 3 पासपोर्ट पकड़ाए हैं और कितने घोटाले किए हैं, इनका तो घोटालों का लिस्ट है।
इससे पहले ये बीजेपी में इसलिए बीजेपी में थे तो पाइप घोटाला जब हुआ तो इनके ऊपर ईडी का जो चार्ज चल रहा था वो खत्म हो गया। तो इनके कितने घोटाले, उन घोटालों कांग्रेस पार्टी ने असम नहीं में देखिए रियाज अहमद जी, आरोप नहीं, मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए। जिस गठबंधन की बात आप लोग दावेदारी के साथ कर रहे हैं वैसा असम में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आज का मुद्दा यही है कि एक तरफ ये मजबूरी की गठबंधन हम इसे माने, परिस्थितियों की गठबंधन इसे हम माने, क्या माने हम इसे, सवाल मेरा ये है आज का। आप बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसका भी तो जवाब दीजिए ना कि आखिर जिस गठबंधन के बलबूते झारखंड में सरकार है ये गठबंधन असम में क्यों नहीं दिख रहा है? अरे असम में क्यों दिखेगा जब हम लोग दोनों के बीच में सीट शेयरिंग नहीं हो पाई? क्या ये जो फिर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जो फिर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जेएमएम का जनाधार नहीं है असम में, इसीलिए आप लोग साथ चुनाव लड़ने से डर रहे थे? नहीं, आरोप प्रत्यारोप कर लगाना बहुत आसान चीज है। हम लोग दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई। एक अगर सहमति बनती तो हम लोग दोनों वहां चुनाव लड़ते। हर पार्टी को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है। जैसे अभी धीरज दुबे ने बताया कि मुद्दे क्या है रियाज अहमद जी, कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर सहमति नहीं बनी? यही तो हम सवाल कर रहे हैं कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि नहीं सहमति बनी? एक तरफ आप लोग दोस्त हैं, दूसरी तरफ दुश्मनी निभा रहे हैं। दुश्मनी का अधिकार है और हमको भी अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम लोग के बीच में सहमति नहीं बन पाई। मुद्दे बहुत सारे होते हैं, उनको मतलब मीडिया के पैनल में ला के सारे मुद्दों को नहीं रखा जाता है। बस एक मोटा मोटी ये समझे हम लोग की आपसी सहमति असम के मामले में नहीं बन पाया। जैसे अभी धीरज दुबे जी बता रहे थे ना कि एलजेपी चुनाव लड़ना चाह रही है उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधनों के साथ कैसा रवैया अपनाती है किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी देख लीजिए ना, नीतीश कुमार जा रहे हैं ना बिहार में, नीतीश कुमार जा रहे हैं ना, उनके चेहरों पे नीतीश कुमार जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। खुले तौर पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, खुले तौर पर उन्होंने इस बात को रखा भी है। मुद्दे से आप भटक रहे हैं रियाज अहमद जी, मुद्दे से आप भटक रहे हैं। हमारा आज का मुद्दा असम विधानसभा चुनाव का है। यहाँ क्यों इस तरह से कोई मुख्यमंत्री राज्यसभा में मतलब अपने सहमति से और अपने ये से नहीं, उनको उनके ऊपर दबाव है। फिर तो ये पर्दा डालना हुआ ना, आप अपने महागठबंधन के भीतर जो टूट है उस पर पर्दा डाल रहे हैं। अरे पर्दा, हमारा गठबंधन में कोई टूट नहीं है, आप इसको मुद्दा ना बनाएं। हमारे गठबंधन में कोई टूट नहीं, बहुत अच्छे से गठबंधन चल रही है और हम लोगों के बीच में बहुत अच्छी सहमति बनी हुई है। धीरज दुबे जी से जवाब ले लेते हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे कि असम में बात नहीं बन पाई? देखिए रियाज अहमद ने भी कहा है कि आपसी तालमेल हमारा नहीं बन पाया। देखिए रश्मि जी, जो भी मुद्दे हों मतलब उससे नहीं है। झारखंड की जनता ने और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप लोग पत्रकार बंधु ने ये देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने हिसाब से जो गठबंधन का मापदंड होना चाहिए उसको पूरा करने का काम किया था। हमने राष्ट्रीय जनता दल को भी सीटें दी, हमने कांग्रेस को भी लोकसभा में बड़ा भाई का भूमिका निभाने के लिए जगह दिया और सरल तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक होने के बावजूद भी हमने कैबिनेट में उनके विधायक को मंत्री बनाया। अभी भी 4 विधायक हैं और 1 मंत्री पद जो है उसमें से 1 विधायक को मिला हुआ है झारखंड में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वर्ड से बंधे हुए रहते हैं, ही स्टिक टू हिज वर्ड। वो जो जवान देते हैं, जो उन्होंने चुनाव पूर्व जनता से वादे किए थे कि ये गठबंधन मिलकर सरकार चलाएगी और हम उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में हमारा कमिटमेंट, ये हमारी प्रतिबद्धता दिख रही है। तो झारखंड की जनता देख रही है कि हमने गठबंधन धर्म का पालन किया है। अब कौन क्या कर रहा है इसका जवाब उसी पार्टी और उसी पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हम प्रदीप सिन्हा जी से जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन मैं रियाज अहमद जी से भी लेना चाहूंगी कि देखिए धीरज दुबे सीधे सीधे बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने गठबंधन धर्म का पालन किया, और क्या अगर ये गठबंधन धर्म का पालन झारखंड में नहीं किया जाता तो जिस बहुमत के साथ आपकी जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है झारखंड में, क्या वो संभव हो पाता हेमंत सोरेन के बिना? छोटा सा रिएक्शन इस पे रियाज अहमद जी। कांग्रेस पार्टी ने बनाने का काम किया था, तो कांग्रेस पार्टी की उस समय सहमति थी और कांग्रेस पार्टी ने ही, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन टूटा था और वो जब इकट्ठे हुए थे तो हमारे साथ उनका
गठबंधन हुआ था और चुनाव उनको मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने ही पहली बार बनाई थी। तो गठबंधन धर्म कांग्रेस पार्टी भी अच्छे तरीके से निभाती है और हमेशा निभाती आई है। कभी कांग्रेस पार्टी गठबंधन धर्म के खिलाफ में, और जितना अच्छा हम गठबंधन धर्म निभाते हैं कोई नहीं निभाता। लेकिन ठीक है, हमारे बीच में यहाँ कहीं किंतु और परंतु नहीं है। और हमारे आला कमान जिस तरह से सबको लेके चलते हैं, और झारखंड में हम लोग दोनों के बीच में सहमति है, इसलिए अच्छे से चल रही है। दोनों के बीच में सहमति है, कहीं किंतु और परंतु नहीं है। ठीक है, एक घर में होते हैं तो थोड़ी बहुत बात होती है, नहीं थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी बात होती है, और खटपट अगर होता भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग से ही और आपस में ही लड़ते हुए आप लोग नजर आए। ठीक है, प्रदीप सिन्हा जी का रिएक्शन जान लेते हैं। देखिए प्रदीप सिन्हा जी, जेएमएम और कांग्रेस का इस पर क्या रुख है, आपने सुना, आप किस तरह से इस पूरी परिस्थिति को देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनके आपसी झगड़े में भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ना है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से सरकार के क्रियाकलापों पर टिप्पणी करना चाहती है। तो अभी धीरज दुबे ने वायदे तो किए और बताया भी कि सरकार बेहतर काम कर रही है। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अभी विगत दिनों उपराष्ट्रपति रांची आए थे। IIM जैसी संस्थान जिस जगह पर स्थित है, उस सड़क के हालात क्या हैं कि उपराष्ट्रपति जी को भी टिप्पणी करनी पड़ी। कम से कम इस सड़क को तो बनवा दिया होता आपने। तो ये हालात हैं सड़क के। और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात तो आप खुद ही, आप चूंकि चैनल के लोग हैं, आपको भी पता होगा कि स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से चल रही है सब कुछ। और जहां तक प्रश्न लॉ एंड ऑर्डर का, कांग्रेस के भी साथियों ने लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। और मैं कोई अपनी ओर से बनाई बातें नहीं बोल रहा हूं। NCRB के आंकड़े हैं कि विगत डेढ़ वर्षों के शासनकाल में 10,000 से ज्यादा रेप की घटनाएं हुई, 11,000 से ज्यादा लूट की घटनाएं हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकार चले। अगर उसका खौफ ना हो पुलिस तंत्र का, कोयला व्यापारी हो चाहे फिर जो बालू की तस्करी हो रही है उस पर अगर आप रोक लगा नहीं सकते, कोयला व्यापारियों का आए दिन धमकी देना, व्यापारियों को जो संगठित गिरोह चला रहे हैं अपराधी, वो विदेश से बैठ के उनको रैंसम के लिए कॉल करना, तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है कि आखिर बड़े व्यापारियों को धमकी कौन दे रहा है, उसके गर्दन तक अगर हाथ नहीं पहुंच पा रही है। तो व्यापारी अगर दहशत में जिएगा तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, तो उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए राज्य सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उस पर, इस बात के लिए हम सिर्फ कोई कार्रवाई न करें कि विपक्ष का कोई सदस्य बोल रहा हो, आम जनता भी अगर इससे त्रस्त है, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, अन्य अन्य संस्थाएं हैं, वो भी आवाज उठाती रहती है कि व्यवसायियों को सुरक्षा दिए जाने की आवश्यकता है और अपराधियों पर नकेल कसने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, देखिए सभी के अपने अपने आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन मुझे लगता है कि अंतिम फैसला जनता को लेना है और जनता किसे असम में जीतकर गद्दी पर बिठाती है इसके लिए इंतजार करना होगा, चूंकि 9 अप्रैल को ही मतदान होने हैं और बड़ा ही दिलचस्प चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, असम विधानसभा चुनाव में जहां पर 126 सीट पर दावेदारी की जा रही है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, जहां 9 अप्रैल को मतदान होने हैं, ऐसे में दिलचस्प होगा देखना कि असम का चुनाव क्या नया मोड़ लेता है। इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।